बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जुम्मतुल मुबारक 23 अप्रैल 2021 है। आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो 6 बड़ी टॉप स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने रखते हैं। मुख्तलिफ क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि तेज़ी से बदलती हुई जो सियासी और मुल्की सूरत-ए-हाल है उस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बहुत से मामलात में उलझ भी रहा है और अंदरूनी सतह पर भी जो सियासी माहौल है वो भी आपके सामने है। ना सिर्फ अपोजिशन के रहनुमा बल्कि हुकूमत के अपने रहनुमा रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि जो मेंबर नेशनल असम्बलीज़ हैं, मेंबर सूबाई असम्बलीज़ हैं, वो जहांगीर खान तरीन के साथ यकजहती करते हुए नज़र आते हैं। मज़ीद क्या होने जा रहा है उस पर बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं जनाब के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोविड जो 3rd लेयर है उसको बड़ा खौफनाक करार दिया है और उन्होंने आज ऐलान किया है कि इस पर अमल दरामद करवाने के लिए उन्होंने फ़ौज को तलब कर लिया है। अब इससे आप अलार्मिंग सिचुएशन क्या हो सकती है कि बाकायदा तौर पर फ़ौज को तलब कर लिया गया है कि फ़ौज भी ग्राउंड पे मौजूद होगी और एटलीस्ट जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। मास्क के बगैर जो बाहर लोग जाते हैं या जो गैदरिंग होती हैं या जो SOPs की खिलाफ वर्जी होती है उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। साथ ही अगर मैं इसी से रिलेटेड दूसरी बात करूँ तो क्योंकि NCOC के मामलात जो है वो वफाकी वज़ीर असद उमर देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि लोग ईद की शॉपिंग अगर करना चाहते हैं तो वो अभी कर लें क्योंकि आगे लॉकडाउन लग सकता है और वो लॉकडाउन सख्त होगा क्योंकि जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में है मज़ीद तशवीशनाक है। हॉस्पिटल्स की जो सूरत-ए-हाल है वो तशवीशनाक है और साथ ही आप पड़ोसी मुल्क के हालात आप देख सकते हैं कि भारत में इस वक्त इंतहाई खौफनाक हालात हैं कि पूरी दुनिया जो है वो अफसोस करती हुई नज़र आ रही है। तो यही सूरत-ए-हाल आज भी उन्होंने की कि हम ये नहीं चाहते कि पड़ोसी मुल्क की तरह हमारे हालात भी हों। तो ये लग रहा है कि मज़ीद सख्त लॉकडाउन हो सकता है। तो ये उनकी तरफ से चीज़ें हैं। मज़ीद जो आज की इस टॉप स्टोरीज़ में डिस्कस करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग केस बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। शहबाज शरीफ साहब के मामले को एक दिन पहले भी आपने देखा होगा, खबर आई कि जनाब उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन फिर पता चला जनाब एक जज ने ये लिखा, दूसरे जज ने ये कहा और मामला लटक गया। आज फाइनली जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को जेल से रिहा कर दिया गया और अदालत ने शहबाज शरीफ को 50-50 लाख के ज़मानती मुचलके जो है उनको मंजूर कर लिए हैं। और ये तीसरी बड़ी खबर आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ अगेन शरीफ फैमिली के साथ अगर हम बात करें तो उनका जो केस था तोशा खाना रेफरेंस स्पेशली नवाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। ऑलरेडी आपने देखा है कि जाती उम्रा के हवाले से बहुत सी चीज़ें मामलात हैं कि बहुत सी ज़मीन जो है वो सरकार की जो है वो शरीफ फैमिली ने जो है वो कब्ज़ा कर रखा है। यानी वो मामला तो अब आपके सामने चल रहा है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो भी मैदान में आ गए हैं और उनका कहना है कि मुझे रगड़ा लगाया जा रहा है और हुकूमत ने हक समझ लिया है कि हमारी ज़िंदगी को तबाह करना है। ये जनाब कहना है एक जज का, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज की ये गुफ्तगू, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर जो है मामलात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में इजलास जिसका मौक़िफ़ और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो ऑब्जेक्टिव अभी तक हासिल ना हो सका और फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदर पर बहस अभी तक ना हो सकी क्योंकि हमने देखा अपोजिशन और हुकूमत जो है वहाँ पर नाराबाजी करती रही है और उस मामले को फिर लटका दिया गया है। तहरीक इंसाफ के मज़ीद रहनुमा जो हैं वो जहांगीर तरीन से अरकान असम्बली की मुलाकातें जारी हैं और उनका यही कहना है कि अगर इंसाफ ना मिला तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। अब देखना यह है कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन ज़रा ये भी बता रहे हैं कि हालात इमरान खान के और जहांगीर खान तरीन के दरमियान जो तल्लुकात हैं वो इस नहज पे पहुंचाने के लिए जिन लोगों का किरदार है उस हवाले से खान साहब को बता दिया गया है कि मामला कुछ और है। मामला शुरू हुआ था चीनी की महंगाई का या चीनी की स्टॉकेज का या बाकी जो मामला थे मनी लॉन्ड्रिंग का इस हवाले से, लेकिन केस कुछ और चल पड़ा है। जहांगीर खान तरीन पे अभी तक 3 FIRs हो चुकी हैं और उस मामले का चीनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह लग रहा है कि जैसे जहांगीर खान तरीन को स्पेशली जो है वो टारगेट किया जा रहा है। वो चीज़ें में सामने आई हैं। अब फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत और कलदम तहरीक के दरमियान मायदे पर मुकम्मल अमल दरामद जो है वो हो चुका है और मुल्क में अब अमन बहाल हो चुका है। भारत के बारे से मैंने आपको बताया था कि भारत के इस वक्त सबसे बुरी हालत है इस पूरे अगर एशिया की बात करें सबसे बुरी हालत इस वक्त भारत में कोविड के हवाले से है और वहाँ पर आज भी हमने देखा आतिशज़दगी हुई है एक हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड की, वहाँ पर 15 मरीज़ दम तोड़ गए हैं और इससे बढ़कर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है ईदी सेंटर ईदी की तरफ से बाकायदा तौर पर भारत को ऑफ़र की गई है
कि अगर वो चाहते हैं तो ईदी उनको उनकी हेल्प कर सकता है इस मामले में। यानी हो सबसे पहली खबर जो आपसे शामिल की थी उसकी तो डिटेल आपके सामने रखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि कोविड एक्स जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद के लिए फ़ौज को मदद के लिए कह दिया गया है। और क्योंकि तीसरी लहर ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, दीगर ममालिक की निस्बत हमारे पड़ोसी मुल्क में अबतर हालात हैं, यानी क्योंकि भारत के जो इस वक्त हालात हैं बहुत खौफनाक हैं। और उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के बायस लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान में भी एहतियात नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हमें ख़दशा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में वही हालात हो सकते हैं इस वक्त जो भारत में मौजूद हैं। इस हवाले से उनका कहना था कि हम गुज़िश्ता बरस हस्पतालों पर तवज्जो न देते तो शायद आज हम पाकिस्तान बेहतर हालात ना देख सकते, लेकिन क्योंकि गुज़िश्ता बरस हमने कुछ बेहतर हालात किए तो जिसकी वजह से आज भी ये पाकिस्तानियों को हालात जो है वो बेहतर नज़र आ रहे हैं। मज़ीद उनका कहना है कि लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा गरीब तबका पिस जाता है, इसलिए मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते, लेकिन फ़ौज को तलब करने का मतलब है SOPs पर अमल दरामद करवाना, जो कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हालात ख़राब हो रहे हैं। मज़ीद उनका कहना था कि हमें मजबूरन सब बंद करना पड़ जाएगा अगर आवाम जो है वो हमारा साथ नहीं देगी। हुकूमत अब कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्ती करेगी और इस बार हमने पुलिस और रेंजर के अलावा फ़ौज को भी तलब कर लिया है और वो सड़कों पर आएंगे और आवाम को SOPs पर अमल करवाएंगे। ये सूरत-ए-हाल है और ये सूरत-ए-हाल कोई अच्छी नहीं है। इसका मतलब है पाकिस्तान के हवाले से हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो हालात हैं वो तेज़ी से जो है वो बिगड़ते हुए नज़र आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस दूसरा जो अहम टॉपिक था हमारा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को जेल से रिहा कर दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद थे और उसके बाद जेल हुकाम को बाकायदा तौर पर रोबकार मौसूल होते ही शहबाज शरीफ को जेल से रिहा कर दिया गया। और ये आपने देखा कि शहबाज शरीफ को 6 माह और 25 दिनों के बाद रिहाई मिली है और कुछ दिन पहले भी ये बात हुई थी और इस मौका पर हमज़ा शहबाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर रहनुमाओं के अलावा कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। 50-50 लाख के जो ज़मानती मुचलके हैं वो भी मौजूद है, वो यानी जमा कराए गए। और वो सैफुल मलूक खोखर जो कि आप देखते हैं कि कितने फेमस है, जिनके हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई हैं और वो यही समझते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए हो रही है कि वो शरीफ फैमिली का साथ दे रहे हैं और उनके खिलाफ मुबैयन तौर पर बड़े इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने बहुत बड़े कब्ज़े किए हैं और शरीफ फैमिली उनके पीछे खड़ी है और ये मामला सामने आया है। और अब लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने मुस्लिम लीग नून के कायद शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर की थी और उससे पहले थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला भी हुआ था, वो आप जानते हैं। आगे चलते हैं। तोशा खाना रेफरेंस नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम करने का हुक्म जारी हुआ है। ये भी आप को इल्म है कि ये केस भी काफ़ी अरसे से चल रहा है और लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के लिए नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और अदालत ने चेयरमैन SCCP को नवाज शरीफ के शेयर्स फ़रोख्त करने का हुक्म दे दिया है। अब देखना यह है कि क्या इस हुक्म को जो है वो किया जाएगा, इस पर इम्प्लीमेंट होगा या फिर अगेन किसी और जो है वो कोर्ट में से चैलेंज कर दिया जाएगा। काजी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की तरफ से बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं मौजूदा हुकूमत पर और इस्टबलिशमेंट पर। उनका कहा जा रहा है कि मुझे रगड़ा लगाया जा रहा है और हुकूमत ने हक़ समझ लिया है कि हमारी ज़िंदगी तबाह करे। ये बहुत बड़ी उनकी तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है, उनकी तरफ से इल्ज़ामात मौजूद हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो सुप्रीम कोर्ट में कि 10 रुकनी बेंच ने काजी फ़ाइज़ ईसा नज़रसानी केस की समाअत की और जो हुकूमत के एडिशनल अटार्नी जनरल हैं आमिर रहमान ने दलाइल दिए और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कोई गलती नहीं। उन्होंने कहा कि अदालत ने सोच समझ कर हक़ाइक़ और कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया था। सरीना ईसा जो है को FBR भिजवाने से पहले समाअत का मौका दिया गया। FBR को केस कानून के मुताबिक जो है वो जायज़े के लिए भिजवाया गया था। दरख्वास्त गुजार के वकील ने ख़ुद मामला FBR भिजवाने की बात की थी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस मौका पर कहा कि ये गलत बात कर रहे हैं और मेरे वकील ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब उसमें हम देख रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के भी रिमार्क्स मौजूद हैं और यानी ये एंड में हमने देखा कि दलाइल के दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा दूसरी बार मुदाखलत की तो आमिर रहमान ने कहा कि दरख्वास्त गुजार बड़ा आदमी है इसलिए मुदाखलत की जा रही है बार बार मुदाखलत से मेरे लिए दलाइल देना मुश्किल हो रहे हैं। तो ये सूरत-ए-हाल आज हमें जश्न में नज़र आई है और जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि तहम्मुल से अच्छे मूड में बैठें और बात करें, हम आपको टेंशन्स जो है नहीं देना चाह रहे। आमिर रहमान ने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मौक़िफ़ था कि जायदादें इनकी अहलिया की हैं,
जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने लिख कर दिया था कि ज़राए आमदन का इनकी फ़ैमिली से पूछें, और जब ज़राए आमदनी फ़ैमिली से पूछा जा रहा है तो उसमें ये कह रहे हैं कि मेरी अहलिया अदालत के कहने पर बयान देने आई थी, इनके बयान का मतन रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं, मुझे क्या मालूम है ये जेब से कागज़ निकाल कर पढ़ रहे हैं और कुछ और मामला हो रहा है। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि इस वक्त अपोजिशन और जो काजी फ़ायज़ ईसा हैं उनके दरमियान सख्त जो है वो जंग जारी है। आप देखना ये किस करवट बैठेगी। ईदी फाउंडेशन की जानब से मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत को इमदाद की पेशकश की गई है। भारत ज़रा इस इमदाद को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन इमदाद के लिए बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है कि वो इसके लिए रेडी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन जो इस वक्त मुश्किल में है, अब देख रहे हैं कि मज़ीद आए रोज़ उनकी जो अफ्तार पार्टीज़ चल रही हैं और नए नए मेंबर नेशनल असम्बली, सूबाई असम्बली और कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी उनके साथ हमें अफ्तारी पे नज़र आते हैं। और क्योंकि ये मरहला ऐसा है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो जहांगीर खान तरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए वहाँ हाज़िर होते हैं, बहुत से लोग नहीं भी हाज़िर होते, तो इसका मतलब है कि वो अभी जहांगीर खान तरीन के उस मौक़िफ़ की शायद तायद नहीं करते या ज़रा डेफिनेटली वो ओहदे रखते हैं। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन से मज़ीद अरकान असम्बली की मुलाकात हुई है और उसमें ये कहा गया कि चीनी स्कैंडल के नामजद मुलजिम और तहरीक इंसाफ के नाराज़ रहनुमा जहांगीर खान तरीन से मज़ीद अरकान ने इस्लाम लीग मुलाकात की और इनका हमायत का ऐलान किया। और जंग से तहरीक इंसाफ के MNA साहबज़ादा महबूब सुल्तान, MNA साहबज़ादा अमीर सुल्तान ने जहांगीर खान तरीन से मुलाकात की और कहा कि जहांगीर तरीन की तहरीक इंसाफ के लिए ग्रां कदर खिदमात मौजूद हैं और हमारी तमाम तर हमायत इनके साथ है। इकट्ठे मिलकर पार्टी के अंदर से जारी साजिश का मुकाबला करेंगे। और हम ये देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर हम ख्याल अरकान असम्बली का इजलास जो है वो आए रोज़ जारी रहता है और उसमें बहुत से लोग आते हैं। तहरीक इंसाफ के MPA उमर भट्ट तनवीर ने भी जहांगीर तरीन से मुलाकात की जो कि रावलपिंडी से उनका ताल्लुक़ है। और इसी तरह मज़ीद भी जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं वो भी हमें देखने में नज़र आए कि वो भी मुलाकातें करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब सर्विस से भी जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रहनुमाओं ने मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अगर गवर्नर साहब ने साथ ना दिया तो हालात ख़राब हो सकते हैं। और गवर्नर पंजाब से मुलाकात करने वालों में राजा रियाज़, सूबाई वज़ीर अजमल चीमा और ख़याल अहमद कास्त्रो शामिल हैं। और मज़ीद भी ये कहना है कि अब क्योंकि मामला इमरान खान को बता दिया गया है, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया सामने कि क्या होगा, लेकिन इमरान खान ने इस चीज़ को जांचने के लिए कहा गया, कुछ वक्त मांगा है कि मैं देखूं कि क्या वाकई जहांगीर खान तरीन को टारगेट किया जा रहा है या वो अपने यानी जराइम जो जुर्म उन्होंने किया उसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके और बर वक्त और हमारी टीम की भी हौसला अफजाई हो सके। बहुत शुक्रिया।